हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी डिटेल। हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को इन डिटेल, और मैं बोल सकती हूँ इन शॉर्ट फॉर्म, छोटे छोटे नोट्स के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज के अंदर आज हमारा चैप्टर रहेगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि मानव तंदुरुस्ती और बीमारियां। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत इजी चैप्टर मैं बोल सकती हूँ, बहुत जुड़ा हुआ है हमसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देरी ना करते हुए आप लोगों को क्या करना है, क्लास पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई डाउट आए तो कमेंट करना है। चलिए, और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप कमेंट वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले बात की गई है एक साइंटिस्ट की या एक पर्सन की, जिसका नाम है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स क्या बोलते थे भाई? हिपोक्रेट्स ने बोला कि इंसानों के पास ब्लैक बाइल होता है, और ब्लैक बाइल जिसके पास होता है वो होता है हॉट, यानी उसकी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। ठीक है, फीवर से बोला गया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद बोला विलियम हार्वे ने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करिए। विलियम हार्वे ने क्या बनाया था? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने की। फिर आ जाती है हेल्थ। क्या होती है हेल्थ? होती है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। जब एक इंसान मानसिक रूप से, भौतिक रूप से और सामाजिक रूप से तगड़ा होता है, तभी वो हेल्दी होता है। यानी कि आपको कोई टेंशन भी नहीं है, आपका आसपास का सराउंडिंग भी अच्छा है, और आप तंदुरुस्त भी हो, उसे बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ। यानी कि अगर आप मान लो बॉडी आपकी अच्छी खासी है, आपका एनवायरमेंट अच्छा है, लेकिन आपके दिमाग में टेंशन है, तो आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, तो हेल्थ किससे इफेक्ट होती है, मतलब हेल्थ पर कौन इफेक्ट डाल सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मान लीजिए आपको माता पिता से कोई ऐसा डिसऑर्डर मिला है जो आपके अंदर है, आपके माता पिता में था, फिर आप में हो गया, तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिससे कि आपको एक बीमारी हो सकती है, आप अनहेल्दी हो सकते हो। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, कोल्ड हो गया, ठीक है, लंग इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। लाइफस्टाइल, यानी कि आपके जीने का तरीका, आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो जिसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी पी लेते हो, कहीं पे भी बैठ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। ठीक है, कोई मतलब हाइजीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब आपके रहने का तरीका आपके हेल्थ पर प्रभाव डालता है। तो हेल्थ पर कौन कौन प्रभाव डालता है? आपको अपने पेरेंट्स से मिला हुआ कुछ डिसऑर्डर, इन्फेक्शन कोई, और आपका लाइफस्टाइल, यानी आप कैसे जी रहे हो, सो रहे हो टाइम से नहीं सो रहे, जाग रहे हो टाइम से नहीं जाग रहे, हर चीज। ठीक है, बीमारी क्या होती है? बीमारी होती है दो टाइप की। डिसीज होती है डिस ईज, ईज को मुश्किल करने वाली, जब आपको सब कुछ आसान नहीं लगे, वो है डिसीज। डिसीज होती है दो टाइप की, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन वाली, मान लीजिए मुझे है तो मेरे साथ बैठे को भी हो जाए, वो होगी इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस, मैं उसके साथ खा रही हूँ, पी रही हूँ, हाथ मिला रही हूँ, गले लग रही हूँ, नहीं फैलती, नॉन इन्फेक्शियस। जो फैलने वाली बीमारी है इन्फेक्शियस, जो ना फैलने वाली बीमारी है नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस जो होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाती है, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। नॉन इन्फेक्शियस नॉन ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जांपल क्या है इन्फेक्शियस का? कोल्ड हो गया, एड्स हो गया। एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, फैल तो रही है ना, सेक्सुअली फैल रही है चाहे। ठीक है, और एड्स फेटल डिसीज है, यानी बहुत जानलेवा बीमारी है। और नॉन इन्फेक्शियस कौन सी होगी? कैंसर हो गई, कैंसर नहीं फैलती। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बीमारियां होती किस वजह से है। तो बीमारियों का कारण है पैथोजन। कौन है कारण? पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं? डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीवों को, बीमारी करने वाले जीवों को पैथोजन बोलते हैं। और ये कौन कौन हो सकते हैं? ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु हो सकते हैं, ठीक है भाई, ये विषाणु यानी वायरस हो सकते हैं, ठीक है भाई, ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ठीक है भाई, ये कवक हो सकते हैं, और ये हेलमेंथिस हो सकते हैं। तो ये कोई भी हो सकते हैं इन सब में से। ठीक है, इन सबको अब एक एक करके पढ़ेंगे, इन सबके एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि हम चला रहे हैं शॉर्ट सीरीज। ठीक है, तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टाइफाइड, प्लेग, डिप्थेरिया, डाइसेंट्री, निमोनिया। वायरल, वायरस से होने वाली बीमारी है कॉमन कोल्ड, एड्स, जो आपको पढ़नी है मैं वो बता रही हूँ, एनसीईआरटी वाली। प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होने वाली बीमारी है मलेरिया और अमीबिएसिस। फंगल यानी कवक से होने वाली बीमारी है रिंगवॉर्म, दाद। हेलमेंथिस से होने वाली एस्केरियासिस और फिलेरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? देखिए, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी से ये होता है। ये हमारी छोटी आंत पर और अदर ऑर्गन्स, अदर अंगों पर प्रभाव डालती है, इफेक्ट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स। ये हमारे खाने या पानी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करती है और हमारी गट में जाती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, और फिर अलग अलग बॉडी में ब्लड के थ्रू जाती है। तो एंटर थ्रू फूड एंड वाटर इनटू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन कैरीड टू अदर ऑर्गन्स बाय ब्लड। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो तेज बुखार, हाई फीवर, कमजोरी, वीकनेस, पेट में दर्द, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, हेडेक, सिर दर्द, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना।
ठीक है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ इन सीवियर केसेस, बहुत ज्यादा बुरे हालात हो जाए तो इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकते हैं, छेद हो सकते हैं और साथ ही साथ डेथ भी हो सकती है। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन है? विडाल टेस्ट से हम कंफर्म करते हैं किसी पर्सन के टाइफाइड है या नहीं है। मैरी मेलोन एक बहुत ही फेमस लेडी है जिसे टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। ये एक ऐसी लेडी थी जिसे टाइफाइड था और ये कुक थी, हाथ बिना धोए उसे अपने गंदे हाथों से जो थी, एक कैरियर थी एक तरीके से, सबको इसने टाइफाइड दे दिया था, तो ये फेमस है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कुक कैरियर, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी से मेंशन करती है। फिर आती है निमोनिया के ऊपर। निमोनिया कौन करता है? तो दो है हमारे पास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों करते हैं, दोनों माइक्रोब्स हैं, ठीक है। एल्वेलाई फिल्ड विद फ्लूइड, इसमें आपकी जो एल्वेलाई होती है हवा की जगह फ्लूइड से भर जाती है, तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे कि आपको सांस लेने में यानी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। सिम्टम्स क्या है? बुखार है, ठंड लगना, चिल्स, कफ, खांसी हो गई, हेडेक, सिर दर्द हो गया। आपके होठ, नाखून, उंगलियां ये सब नीली पड़ जाती है अगर ज्यादा निमोनिया हो जाए किसी तो, ठीक है। तो लिप्स, फिंगर, नेल्स नीली पड़ जाती हैं। फिर आ जाते हैं कॉमन कोल्ड के ऊपर। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी जो नॉर्मल हो जाती है सर्दी। राइनो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, उनके थ्रू होती है ये हमारे नोज को इन्फेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करती है, लेकिन लंग्स को इफेक्ट नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे फेफड़ों पर असर नहीं डालती है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज और हमारे नोज पे फर्क इफेक्ट डालती है। क्लियर? लास्ट यूजुअली फॉर 3 से 7 दिन, 3 से 7 दिन तक कोल्ड रहता है। ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है, मेरे कोल्ड है, मेरे आसपास वालों को भी हो जाता है, ये वायरल है, ठीक है, मतलब फैल जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है अमीबियसिस। अमीबियसिस यानी अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है, अमीबिक डायसेंट्री। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से ये होती है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत पर प्रभाव डालती है। किस पर प्रभाव डालती है? बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन पर। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन यानी अगेन कब्ज हो जाना, एब्डोमिनल पेट में दर्द, क्रैम्प यानी कि अकड़न आना, एक तरीके से क्रैम्प्स मतलब होता है कि बस ऐसा ही होता है, आपके पेट में ऐसा हो जाता है, ठीक है। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस यानी कि जो पोटी आती है उसमें बहुत सारा म्यूकस होता है, ब्लड क्लोट भी आते हैं, ठीक है, रक्त के थक्के भी आते हैं। हाउस फ्लाइज आर मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाई ये फैलती है, मतलब किसी की पोटी के ऊपर ये हाउस फ्लाई बैठेंगी और फिर उसे स्प्रेड कर देंगी, अमीबिक डायसेंट्री, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है मलेरिया। मलेरिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मलेरिया जो होती है वो किस परजीवी से होते हैं? किस प्रोटोजोआ से होती है? प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होती है। अब प्लाज्मोडियम भी 4 टाइप के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जिसमें सबसे डेंजरस है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। इसे मैलिग्नेंट यानी मोस्ट डेंजरस, सबसे ज्यादा हानिकारक होता है, ये बहुत ज्यादा फेटल होता है ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ठीक है। इसको मलेरिया को, इस प्लाज्मोडियम को मैं बोल सकती हूँ 2 होस्ट चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक हमारा शरीर ह्यूमन, ठीक है, और दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो कि वेक्टर भी है इसकी, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए मलेरिया को करता कौन है तो आप बोलोगे प्लाज्मोडियम, जबकि फैलाता कौन है तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो यानी मादा एनाफिलिस मच्छर। इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं मलेरिया की। देखिए आइए, ये है हमारी मलेरिया की लाइफ साइकिल। देखिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो भाई मच्छर आके आपको काटेगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो आएगी, काटेगी। वो काटेगी तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो होती है वो आपके ब्लड में दे देगी स्पोरोजोइट। क्या दे देगी? स्पोरोजोइट। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट, ठीक है। स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में आ गई। अब पैरासाइट स्पोरोजोइट रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब स्पोरोजोइट है, उन्हें ग्रो करना है और ग्रो करने के लिए उन्हें खाना चाहिएगा। खाना कहाँ मिलेगा? लीवर में यानी यकृत में, तो वो जाएंगे हमारी लीवर में हमारे ब्लड के थ्रू। फिर क्या होंगी? द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल, बर्स्टिंग द सेल, रिलीजिंग इनटू द ब्लड। अब लीवर सेल में जाके वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे और बढ़ बढ़ के फट जाएंगे, ठीक है। आप सभी जानते हैं प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, ठीक है, बहुविखंडन होता है, तो वो फट जाएंगे और बहुत सारे नंबर में आ जाएंगे और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेंगे। ट्रेवल करते पैरासाइट क्या करेंगी? रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। अब वो आरबीसी के अंदर जाके एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगी, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। रिलीज पैरासाइट इनफेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब वो रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर करके उसे तोड़ेगी, वहां पर वो हीमोजोइन रिलीज करती है, जिसकी वजह से अब ठंड लगना वाले सिम्टम्स सारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होंगे? इनके सेक्सुअल स्टेजेस आ जाएंगे, गेमिटोसाइट्स बन जाएंगे रेड ब्लड सेल के अंदर ही, ठीक है। अब गेमिटोसाइट्स को फिर उठा लेगी अनदर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो अब क्या हुआ? देखिए, गेमिटोसाइट आ गए, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, गेमिटोसाइट। फीमेल मॉस्किटो टेक अप द गेमिटोसाइट विद ब्लड, ठीक है, ब्लड मील, यानी कि उन्होंने जब खून चूसा तो फीमेल मॉस्किटो ले लेगी। अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफ दिस टेक प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक, तो मॉस्किटो के पेट के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी और फिर उसके सेलिवरी ग्लैंड के अंदर यानी लारीय ग्रंथि के अंदर स्पोरोजोइट बनेंगे और फिर वो स्पोरोजोइट फिर से क्या हो जाएंगे? हमारी बॉडी में आ जाएंगे। यानी कि इनको अपने गैमीट्स बनाने के लिए ह्यूमन चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन कराने के लिए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो चाहिए। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी साइकिल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है वैसे। फिर आ जाते
आते हैं अगली बीमारी पे, एस्केरियसिस। एस्केरियसिस किससे होती है? राउंड वोम से, एस्केरिस नाम के राउंड वोम से होती है। ठीक है, ये आपकी इंटेस्टाइन यानी आंतों पर प्रभाव डालती है। इसके सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, अंदर ही खून आना, मस्कुलर पेन, मांसपेशियों में दर्द, फीवर, बुखार, एनीमिया, अरक्तता, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज यानी कि जो आपका जो आंतीय का आंत रास्ता है उसके अंदर ब्लॉकेज आना, ठीक है, रुकावटें आना। ठीक है, उसके बाद आती है एलिफेंटियसिस जिसे फिलेरियसिस बोल देते हैं। ये वुचरेरिया के वुचरेरिया नाम के हेलमेंथिस से होती है, जो कि 2 टाइप के हैं, वुचरेरिया बेनक्रोफ्टी, वुचरेला मलाई। ठीक है, इन्हें फिलेरियल वोम भी कहते हैं। वो राउंड होते थे राउंड वोम, ये फिलेरियल वोम कहलाते हैं, इसीलिए इस बीमारी को फिलेरियसिस कहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन आ जाती है, मतलब बहुत खतरनाक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन आ जाना, बहुत खतरनाक सूजन आ जाती है इसके अंदर। कहां पर? यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्फ, नीचे वाले अंगों के, जो नीचे वाले पैर हैं, पैरों वाली साइड की तरफ जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उनके अंदर। जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रोथ डिफॉर्मिटीज। आप सभी जानते हैं नीचे की तरफ ही जेनाइटल ऑर्गन है तो उस पर प्रभाव पड़ता है। स्प्रेड बाय फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स, इसके अंदर ज्यादातर मादा मच्छरी होते हैं जो फैलाते हैं इसे। ठीक है, मादा मच्छरी होती है ज्यादातर ये काम करने वाली। ठीक है, लेकिन ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर। उसके बाद आती है रिंग वोम यानी दांत की बीमारी। ये तीन हमारे फंगस से होती है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, इन तीनों से ही होती है। ये इन्फेक्शियस डिसीज है यानी फैलने वाली बीमारी है। सिम्टम्स है ड्राई स्केली लेजन्स और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, यानी कि सूखे से ना सूखे छोटे ना पानी भरे हुए गुब्बारे से बन जाते हैं बॉडी के ऊपर, अलग अलग बॉडी पे पार्ट्स पे, जैसे कि हमारी स्किन पे हो सकते हैं, नाखूनों पे हो सकते हैं, स्काल्प में हो सकते हैं। ठीक है, फॉलोड बाय इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खारिश हो जाती है उसके बाद, दांत के ऊपर खुजली तो आती ही है। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प फंजाई टू ग्रो, जहां पर भी गर्मी होगी और मॉइस्चर होगा वहां पर ये ग्रो करते हैं। जैसे कि एक और बीमारी है एथलीट फूट, जो कि एथलीट्स के पैरों में हो जाती है पसीने की वजह से। ठीक है, तो ये फंगस से होने वाली बीमारी है। कवक जो होता है ना वो ग्रो वहीं पे करता है जहां पर हीट और मॉइस्चर उन्हें मिलता है। फिर बात करते हैं इम्यूनिटी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक मानव शरीर की क्षमता कि वो किसी रोग को कितना रोक सकता है, प्रतिरोध कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, वो उसकी इम्यूनिटी होती है। 2 टाइप की होती है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट जो आपको जन्मजात मिली है, एक्वायर्ड जो आपने सीखी है, आपने दुनिया से सीखी है। ठीक है, एक्सपीरियंस लिया है, दुनिया ने मुझको बहुत सिखाया। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? बर्थ से आपको मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। इससे नहीं फर्क पड़ता कि माइक्रोब खतरनाक आ रहा है, कमजोर आ रहा है, इसको जैसे काम करना है ये वैसे ही करेगी, इसका परफेक्ट तरीका होता है। ठीक है, अब ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ फिजिकल बैरियर है जो हमें बचाते हैं। कौन है वो फिजिकल बैरियर? जस्ट अ सेकंड, पेज को मैं थोड़ा कर देते हैं सेट। यस, फिजिकल बैरियर कौन है? तो फिजिकल बैरियर है जैसे कि हमारी त्वचा है, या हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस की कोटिंग होती है। हमारी त्वचा है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन ऊपर दी है ना हमें, तो स्किन क्या है? एक फिजिकल बैरियर है इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी है, बचपन से ही मिली है हमें त्वचा, जब से हम पैदा हुए हैं स्किन लेके ही पैदा हुए हैं, तो ये इनेट इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कौन अंदर आ रहा है, ये सबको ही रोकता है। ठीक है, म्यूकस कोटिंग हमारी बॉडी के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हर जगह पर ना एक म्यूकस की कोटिंग है। वो कोटिंग भी क्या करती है? अलग अलग जर्म्स को अपने अंदर एनगल्फ कर लेती है, यानी दबा लेती है। ठीक है, तो ये कहाँ होती है? तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में होती है। ठीक है, यानी यूट्रस वाले रीजन में, डाइजेशन वाले में और रेस्पिरेशन वाले में। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब जो अंदर ही अंदर काम करते हैं। पेट के अंदर एसिड, हमारे पेट में एसिडिक एनवायरमेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है भाई, माउथ में लाइसोजाइम होते हैं, अगेन मारते हैं बैक्टीरिया को। टीयर्स फ्रॉम आईज, हमारे आंखों से जो आंसू आते हैं उनका भी यही काम है। ठीक है, ये क्या करते हैं? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकते हैं। सेलुलर बैरियर की बात करें तो हमारी बॉडी में कुछ सेल हैं जो हमारे लिए डिसीज से लड़ते हैं, जैसे कि हमारी आर्मी, WBC, जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो WBC के कई टाइप हैं, जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, PMNL, मोनोसाइट है, नेचुरल किलर सेल्स हैं ब्लड के अंदर, ये सब हमें मदद करती है। मैक्रोफेजेस है हमारे टिश्यू के अंदर, ये भी काम करते हैं। ये सब करते क्या है? फेगोसाइटोसिस कर देते हैं। जब भी जर्म आता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है, उसको फेगोसाइटोसिस यानी उसको अपने अंदर ऐसे खाएंगे और फिर डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, फेगोसाइटोसिस। ठीक है, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर का मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती है, यानी एक ऐसी सेल जिसके अंदर वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, उसके अंदर कुछ प्रोटीन बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरफेरोन। ये प्रोटीन क्या करते हैं? बाकी की सेल को बचाते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास बहुत सारी सेल है, ठीक है, और इस बहुत सारी सेल में से इस सेल के अंदर कुछ एंटर कर गया, तो ये अपने अंदर से ना कुछ प्रोटीन निकालेगी जिसे बोलेंगे इंटरफेरोन। अब ये खुद तो मर सकती है क्योंकि इसके अंदर तो वो एंटर कर गया, लेकिन ये बाकियों को जगा देगी कि भैया जाग जाओ भैया,
ठीक है, तो बाकियों को बचा लिया, खुद भले ही मर गई। तो प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, दूसरी सेल्स को जो इन्फेक्ट नहीं हुई है उन्हें बचाती है ये, ठीक है। पीएमएनएल की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी वो इम्यूनिटी जो हम दुनिया से सीखते हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ये भाई देख के काम करती है कि भाई मैं इसी पे काम करूंगी, मैं इसी पे काम करूंगी, ठीक है। तो ये देख के काम करती है, ये है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको एक बार बुखार हुआ या एक बार कोई इन्फेक्शन हुआ, उसके लिए आपकी बॉडी ने कुछ काम किया, उस इन्फेक्शन को रोका। मान लीजिए आपकी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बने, उन एंटीबॉडी ने उस बीमारी को रोक लिया। लेकिन पहली बार जब वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया तो उस टाइम वो आपके लिए थोड़ा खतरनाक ज्यादा होगा, धीरे धीरे आप ठीक होगे। लेकिन जब दूसरी बार वही होगा ना, तो आपकी बॉडी, अरे तू तो वही है ना जो तब आया था, तब तो मुझे टाइम लगा था, अब देख तेरे को मैं कैसे पछाड़ता हूँ, तो मैं तैयारी करके बैठा हूँ। तो ये वैसा वाला सिस्टम होता है। तो हमारी बॉडी में स्मृति होती है, मेमोरी होती है, जो याद करके रखती है, ठीक है, क्या हुआ था मेरे साथ। व्हेन अवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन इट फर्स्ट प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी उसके लिए कोई रिस्पॉन्स देगी, तो पहले रिस्पॉन्स को बोलेंगे प्राथमिक रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स। ये लो इंटेंसिटी को होगा, क्योंकि अभी हम जान पहचान कर रहे हैं। जब हम किसी नए बंदे से मिलते हैं तो आराम से अच्छा, हाँ, हेलो, ओके, आप कहाँ से हो, अच्छा, ऐसे का बात करते हैं। और दूसरी बार, अरे यार क्या हाल है, कैसा है, दूसरी बार ऐसे करते हैं, बस वही है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिटी का। उसके बाद सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद सेम पैथोजन, उसी पैथोजन से जब हम दोबारा मिलेंगे तो सेकेंडरी या एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होगा, जो कि हाईली इंटेंसिफाइड होगा, ठीक है। एज बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि उसे याद है मैं पहले मिल चुका हूं, तो मेरा जान पहचान वाला है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर कौन काम करता है एक्चुअली, ठीक है, ये देखते हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं वो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दो सेल हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, एक है टी लिम्फोसाइट। अब पहले मैं बी लिम्फोसाइट की बात कर रही हूँ। बी लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी यानी प्रतिजन बनाती है, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। आर्मी ऑफ प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इसे बोलते हैं, ठीक है। जब भी एंटीबॉडी काम करती है किसी चीज के अगेंस्ट तो उसे बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर, या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्लियर। टी लिम्फोसाइट जब काम करती है तो वो क्या करती है, टी लिम्फोसाइट नहीं बनाती है एंटीबॉडी, ये सिर्फ मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में, बी लिम्फोसाइट की बनाती नहीं है, ठीक है। हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है, ये टी किलर सेल बनाती है, किलर टी सेल बनाती है। तो अगर देखिए वहां पर क्या बन रही थी, एंटीबॉडी, तो वो एंटीबॉडी वाली इम्यूनिटी थी। यहाँ पर सेल बन रही है तो ये सेल वाली इम्यूनिटी होगी, इसे बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये कहां पर काम आती है, ये आती है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। मान लीजिए किसी बंदे की किडनी खराब हो गई तो उसे दूसरी किडनी लगाई जाएगी। दूसरी किडनी लगाने से पहले टिश्यू मैचिंग की जाएगी, उसका ब्लड ग्रुप, उसका टिश्यू, उसका पता नहीं क्या क्या मैच किया जाएगा, फिर उसके अंदर किडनी को लगाया जाएगा। अब हमारी बॉडी इतनी शानी होती है ना, कोई नई चीज आएगी तो उसके अगेंस्ट लड़ाई कर देती है। तो अब किडनी किसी और की आई तो बॉडी तो लड़ लेगी उससे, तो लड़ने का काम कौन करेगा, ये टी लिम्फोसाइट की किलर टी सेल काम करेगी, ठीक है। और इसीलिए जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम पेशेंट को कुछ इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, याद है, साइक्लोस्पोरिन ए पढ़ चुके हैं हम, इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट्स, जो कि क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को कहेगा भाई थोड़ा काम ध्यान से रख, ये हमने जानबूझ के किया, तेरे भले के लिए ये, ठीक है, ये वाला सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव का मतलब क्या हो रहा है, देखिए आप बैठे हो आराम से, आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको आके मारेगा, फिर आप उसको रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है, ये है एक्टिव। और पैसिव क्या होती है, आप लोग तैयारी करके बैठे हो कि भाई मेरे पास ये नहीं मेरा बैट, ये ना मेरा बल्ला, एक बंदा आए और मैं कूट दूं उसको, आने तो दे उसको, मैं तो कूट दूं, मैं तैयारी लेके बैठा हूं। और पहले में क्या था, मैं अभी मुझे क्या पता कोई आएगा तो देख लूंगा, कुछ करना है तो, ठीक है। तो एक्टिव मतलब होस्ट इंट्रोड्यूस टू एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, मतलब एंटीजन से होस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। मान लीजिए कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के पास आएगा, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा, फिर मेरी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी, इसे बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये धीरे धीरे होगी, क्योंकि मेरी बॉडी काम कर रही है, वो पहचानेगी, समझेगी, सीखेगी, फिर बताएगी, ठीक है। अब कोई बंदा मेरे सामने से आ रहा है, देखती तो मैं नहीं बोल दूंगी ना ये मेरे से लड़ने बैठेगा, मेरे को बल्ला बैट लेके आना है, मैं उसको समझूंगी, उसकी बातों से मुझे लग रहा है अच्छा यार ये तो मेरे को मारने आया लगता है, चुपचाप मैं ऐसे हाथ पीछे लेके जाऊंगी, इशारे कर करके किसी से बैट मंगवाऊंगी, है ना, ऐसा सिस्टम होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी ये हुई, धीरे धीरे काम होगा। और इसमें क्या होता है, नेचुरल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन आपको नेचुरली हुआ, वो एक्टिव इम्यूनिटी में आ गया। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, अरे भाई क्या चक्कर है, यस, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है, रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में दे दिए गए। मान लीजिए रेडीमेड एंटीबायोटिक का सबसे इजी एग्जांपल है कि
जब किसी को कोई सांप काट लेता है, ठीक है, तो सांप काटने पे उसको डॉक्टर क्या पूछता है, कौन से सांप ने काटा, कौन से सांप ने काटा, ताकि वो उस जहर का तोड़ उसे दे सके। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वेट नहीं किया कि भाई जहर काम करेगा फिर हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करेगी, बंदा बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो ना सही, हम पहले ही उसके अंदर डाल देंगे कि भाई मुझे तो पता ही है वो बंदा आएगा, मुझसे लड़ने ही आएगा, तैयार ही है काम। ठीक है, तो ये होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ही डाल देते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी को हम बनने का मौका दे रहे हैं, ये एक्टिव है, जबकि यहाँ पर बनी बनाई एंटीबॉडी को डाल रहे हैं, ये पैसिव है। ठीक है, ये फास्ट होता है। और एग्जांपल क्या है, मदर मिल्क कोलोस्ट्रम, जो मदर का मिल्क होता है, पहले जो स्टार्टिंग के डेज का जो मदर का मिल्क होता है ना, लैक्टेशन पीरियड का जो मिल्क होता है, उसे बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी होती है। कौन सी एंटीबॉडी होती है बताइए कमेंट करके, वैसे मुझे आगे चैप्टर में बताना है। तो इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी होती है। क्यों होती है, बच्चा नया नया पैदा हुआ है, उसके अंदर क्या इतनी नॉलेज, तो उसको एंटीबॉडी दी जाती है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन से तू लड़ पाए। कैसे, डेली मदर के मिल्क के थ्रू। इसीलिए बोला जाता है कि मदर को स्टार्टिंग के टाइम में सही खाना चाहिए, क्योंकि बच्चा उनका ही दूध पी रहा है। ठीक है, तो बच्चे को वही इफेक्ट करेगा जो उनको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है एंटीबॉडी। क्या होती है, एंटीबॉडी पे बात कर लेते हैं। एंटीबॉडी होती है एंटीबॉडी, यानी अगेंस्ट काम करने वाली बॉडी। ये बनी होती है 4 पेप्टाइड चेन से, 4 पेप्टाइड चेन जो कि 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। 4 पेप्टाइड चेन में 2 होती है बड़ी हैवी चेन, 2 होती है छोटी लाइट चेन। इसको फॉर्मूला से लिखते हैं H2L2। अब यहाँ पर डायग्राम देखिए, आपको दिखाई देगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये रही हमारी एक हैवी चेन, ये रही हमारी दूसरी हैवी चेन, ये रही एक लाइट चेन, ये रही दूसरी लाइट चेन। फिर आप बॉन्ड देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके 16 कहां गए भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये 15 16, तो ये 16 बॉन्ड हो गए। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको। कुछ इस तरीके से बॉन्ड आएंगे आपके, देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब एंटीबॉडी 5 टाइप की आपको पढ़नी है। कौन कौन सी है देखिए, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 एंटीबॉडी आपको पढ़नी है। IgG के बारे में खास बात याद रखनी है कि ये मदर से बेबी में जाती है, क्रॉस थ्रू प्लेसेंटा, यही वो क्या कहते हैं, ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। IgA आपके कोलोस्ट्रम में होती है, यानी लैक्टेशन जो मिल्क आपको अभी भी ऊपर बात की वो वाली यही एंटीबॉडी है। IgM सबसे हैवीएस्ट एंटीबॉडी होती है। IgD बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती है, हम पढ़ चुके हैं बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो ये उसको एक्टिवेट करती है। IgE प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी, जब किसी इंसान को एलर्जी हो जाती है तो उस टाइम उसकी बॉडी से कुछ ओवर एक्टिंग वाले रिस्पॉन्स निकलते हैं। ठीक है, छींके निकलना, बहुत ज्यादा खांसी हो जाना, आंखों से पानी बहना, ये सारे रिस्पॉन्स जो होते हैं वो IgE एंटीबॉडी की वजह से होते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जी। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की। ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के टाइप है। एक्टिव इम्यूनिटी मतलब वैक्सीनेशन बोल सकते हैं, पैसिव मतलब इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन का क्या मतलब हुआ, हमने क्या किया, मान लीजिए आप सभी जानते हो, आप कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो उसे पोलियो का टीका, उसे कुछ टीके लगवा देने चाहिए। उसमें क्या होता है, उन टीकों में कमजोर माइक्रोब होते हैं। ठीक है, पोलियो का जो खतरनाक माइक्रोब है जो बाद में आपको इफेक्ट करके आपके पोलियो कर सकता है, वो पहले ही डाल दिया गया बॉडी में, लेकिन वीक डाला ताकि बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करे, एंटीबॉडी बनाए। तो ये होती है वैक्सीनेशन। क्या है देखिए, इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन इज इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है, डाल दिया बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएगी, आपकी बॉडी याद रख लेगी उसे। अब दोबारा देखिए, छोटा सा टिड्डू सा प्लाज्मा, हमने पोलियो का माइक्रोब डाल दिया। ठीक है, बॉडी को उसने इफेक्ट किया, बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई, उसे मार दिया और याद रख लिया। अब आने दो किसी खतरनाक को, तू तो मुझे बचपन में मिला था, तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, और मार दोगे आप। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया पोलियो। इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, आपको उसी टाइम काम करना पड़ता है। ठीक है, कोई चोट लग गई, टेटनस का टीका उसी टाइम लगवाना पड़ेगा, आपकी बॉडी के पास टाइम नहीं है उसको बनाने का। सांप ने काट लिया, उसी टाइम इंजेक्शन देना पड़ेगा, मतलब जहर को काटने का, क्योंकि बॉडी को टाइम नहीं है एंटीबॉडी बनाने का। तो ये इम्यूनाइजेशन, वी नीड क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी रिस्पॉन्स देना पड़ता है। वी डायरेक्टली इंजेक्ट एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन, सीधे ही एंटीबॉडी या एंटीटॉक्सिन डाल देते हैं, जहर का काट या बॉडी एंटीबॉडी डाल देते हैं, जैसे कि टेटनस, स्नेक बाइट। क्लियर, चलिए
एलर्जी की बात करते हैं। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी होती है किसी किसी चीज से, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग वाला रिस्पॉन्स देती है, जिसे एनसीईआरटी बोलती है एक्सैक्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, हवा में मौजूद कुछ एंटीजन के लिए हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स एंटी एलर्जीज कहलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो चीजें हमें अफेक्ट करती है वो होते हैं एलर्जन। ये पॉलन भी हो सकती है, मिट्टी की एलर्जी मुझे भी है, मिट्टी से मुझे छींकें शुरू हो जाती है, तो वो भी है। ठीक है, किसी को एनिमल डेंडल से हो जाती है, किसी को फूस से हो जाती है। ठीक है, रुई के रेशे से हो जाती है, ये सब वो हो गई। कौन सी एंटीबॉडी बनती है? आईजीई एंटीबॉडी बनती है। यहाँ पर रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हमारी बॉडी के अंदर 2 केमिकल रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन सीरोटोनिन। हिस्टामाइन सीरोटोनिन, ठीक है, इसीलिए एंटी हिस्टामाइन दिए जाते हैं। और सीरोटोनिन को कंट्रोल करने के लिए एड्रेनालिन काम करता है। क्या काम करता है? एड्रेनालिन काम करता है। एड्रेनालिन की बात मैं कर लेती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन होता है एड्रेनालिन, फियर फैक्टर वाला। तो एड्रेनालिन क्या होता है? जब किसी बंदे को एलर्जी हो रही हो ना आपके सामने, तो आप उसे एकदम से ना डरा दो, एकदम से कोई शॉक दे दो, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? एड्रेनालिन रिलीज होगा, जिस वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छी टिप थी। ठीक है, तो एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स आर गिवन टू रिड्यूस सिम्टम्स। क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब हमारी बॉडी को बोलना ही नहीं पड़ता, इम्यूनिटी दे देती है। भाई तेरे को बोला था ओवर एक्टिंग कर रही है फालतू की, वो है ऑटो इम्यूनिटी। क्या है ऑटो इम्यूनिटी? देखिए, सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, हम नहीं जानते क्यों, लेकिन आपकी बॉडी खुद की ही सेल पर इफेक्ट कर देती है और खुद की सेल को मारने लग जाती है। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसका एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ नोड और लिम्फोइड टिश्यू। इन तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप की होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी में कौन आता है? बोन मैरो और थाइमस। ठीक है, सुनते जाओ और बस पढ़ते जाओ। लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन आता है? बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो देखिए सबसे मेन लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो, क्योंकि जितनी भी ब्लड की सेल्स हैं जो लड़ रही हैं वो बनती है यहीं पर, चाहे वो लिम्फोसाइट हो। ठीक है, तो ऑल द ब्लड सेल, WBC, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट सब यहीं पे बनती है। कहां पर? बोन मैरो के अंदर। ठीक है, जबकि थाइमस का काम क्या है? थाइमस आपको बस इतना याद रखना है, बोन मैरो की मदद करता है। साथ ही साथ थाइमस जो होता है वो आपके थाइमस के बारे में खास बात याद रखनी है कि जब हम पैदा होते हैं तो थाइमस का साइज जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम पैदा होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे थाइमस का साइज छोटा होता जाता है, बड़े से छोटा होता जाता है एज के साथ। ठीक है, थाइमस कहां पर होता है? यहाँ पर। ठीक है, दिल के पास होता है। ठीक है, ब्रेस्ट बोन के पीछे की तरफ। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का काम है, बोन मैरो और थाइमस का मिला के काम है, ये माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट को डेवलप बोन मैरो कर ही रहा है, इनको मैच्योरेशन का, डेवलपमेंट का एक सराउंडिंग देते हैं, मतलब एक पालन पोषण के लिए जगह देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन की बात करूं तो सबसे पहले आता है स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है भाई? प्लीहा जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो प्लीहा क्या होती है? बीन शेप ऑर्गन, पेट की इस तरफ होती है। ठीक है, इस तरफ, सॉरी मैंने लीवर बता दिया आपको। ठीक है, कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, इसके पास लिम्फोसाइट्स होती है, फेगोसाइट्स होती है। ये ब्लड को फिल्टर करने का यानी कि छानने का काम करता है। ये लार्ज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है, आरबीसी जाकर यहीं पे मरती है, आरबीसी की डेड बॉडी संभालता है ये। ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होती है? लिम्फ वेसल के ऊपर छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन को पकड़ना, और फिर पकड़ के लिम्फोसाइट को जाके बताते हैं भैया ये देखो कौन आया है, पहचानो इन्हें। तो ये एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट को, और फिर बस बाकियों को दे देते हैं, फिर लिम्फोसाइट काम करते हैं। और कौन है सेकेंडरी ऑर्गन? तो पियर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पर लिम्फोइड टिश्यू के बारे में। लिम्फोइड टिश्यू क्या है? कुछ सेल से मिलकर बना हुआ गुच्छा, सेल है लिम्फोसाइट, उससे बना हुआ टिश्यू है लिम्फोइड टिश्यू। इसका एग्जाम्पल है माल्ट। और माल्ट कहाँ पे होता है? अगेन जितने भी हमारे रास्ते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारा डाइजेस्टिव यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, इन जगहों पर होता है ये माल्ट। माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, म्यूकस की लेयर होती है यहाँ पर सारी जगहों पर। ठीक है, चलिए ये सब हम इम्यून सिस्टम के लिए काम आते हैं। फिर चलते हैं हम एड्स के ऊपर। ठीक है, क्लास काफी लंबी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, क्लास खत्म करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, यानी बचपन से नहीं आई थी, आपको दुनिया में ही मिली है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का झुंड। ठीक है, इसको डायग्नोज करने के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 में पहली बार रिपोर्ट किया गया था। इसको कोज करता है एक राइनो वायरस का ही मेंबर, जो कॉमन कोल्ड करता था, उसी का एक मेंबर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV, जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। फिर ये स्प्रेड कैसे होता है? तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, यानी कि इंटरकोर्स से, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड यानी गलत ब्लड से, किसी के एड्स है उसका ब्लड किसी और को दे दिया तो, इन्फेक्टेड नीडल्स यानी गलत सुइयों से, प्लेसेंटा से, मदर से बच्चे को, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्रोसेस क्या है? हमारी एनसीईआरटी में है, हम अभी बता देते हैं आपको। HIV क्या करती है? HIV हमारी
हमारी मैक्रोफेज सेल में, हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज जिसे बोलते हैं, उसमें एंटर करता है एचआईवी वायरस। आरएनए उसका एंटर करेगा। देखिए यहां पर पढ़िए, एचआईवी के अंदर आरएनए वायरस था, वो एंटर किया हमारे मैक्रोफेज सेल के अंदर, और मैक्रोफेज में जाते ही वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मतलब आरएनए से डीएनए बनाना। ठीक है, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये अपने आरएनए से डीएनए बना देगा। खराब डीएनए वो एचआईवी वाला है। अब वो डीएनए क्या करेगा, हमारी मैक्रोफेज के न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा, और फिर वो न्यूक्लियस वहां पर डिवाइड करेगा, तो नए 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 न्यूक्लियस ऐसे बनेंगे जिसके अंदर एचआईवी वाला डीएनए होगा। तो इसीलिए इस मैक्रोफेज को बोल देते हैं एचआईवी फैक्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली इसने क्या किया, एचआईवी वायरस बनाना शुरू कर दिया। दूसरा ये क्या करता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट पे काम करता है। हमारी बॉडी में टी हेल्पर लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करता है और साथ ही साथ दूसरी टी हेल्पर लिम्फोसाइट को कम कर देता है। तो टी हेल्पर जब हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। एक तो हमारी इम्यूनिटी को इसने कमजोर कर दिया, और दूसरा हमारी बॉडी में बनने भी लगा। तो देखो कितना खतरनाक है। ठीक है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि एड्स के बारे में लोगों को बताने के लिए कौन काम करती है, तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, नाको यानी नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों पीपल को एजुकेट करती है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें चार्ट दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वायरल आरएनए वाला रेट्रोवायरस है एचआईवी, ये हमारी बॉडी में एंटर किया, ये हमारी मैक्रोफेज की सेल है, ये हमारी मैक्रोफेज की सेल है। ये अंदर आई, ये हमारा क्या था, आरएनए। आरएनए ने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बना लिया। ये डीएनए हमारे मैक्रोफेज की सेल में एंटर कर गया, और ये न्यूक्लियस और डीएनए में एंटर कर गया, नए वायरल डीएनए बना लिए और बहुत सारे बना लिए। तो अब ये मैक्रोफेज किसमें टर्न हो गया, एचआईवी फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और नए वायरस सेल और बनते गए और इन्फेक्ट करेंगे वो। ठीक है, ये हमारा एड्स हो गया। इसके बाद चलते हैं कैंसर के ऊपर, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। कैंसर क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और सेल का गुच्छा होता है। ये बहुत सारी सेल है। हर सेल के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। उस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी सेल ना अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं करती, अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करती। उन्हें पता होता है कि मुझे कितना ग्रो करना है। ठीक है, क्योंकि बाकी उसको कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से ये सेल जो होती है वो भूल जाती है कि भाई ऐसी भी कोई प्रॉपर्टी थी मेरे अंदर। तो कैंसरस नॉर्मल सेल क्या करती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करती है, यानी इनहिबिट अनकंट्रोल ग्रोथ। लेकिन कैंसरस सेल प्रॉपर्टी लॉस कर देती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसकी वजह से वहां पर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो जाती है। ये ग्रो करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और ये बहुत बड़ा गुच्छा बना देता है, मासेस ऑफ सेल, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, अब ट्यूमर दो टाइप का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन होता है जो जहां पर ग्रो किया ना वहीं पे रहता है, वो है बेनाइन। ठीक है, ये कम डेंजरस होता है, ये फैलता नहीं है। ठीक है, इससे नुकसान भी कम होता है। ठीक है, हमें पता है इसी जगह पर है, इसी जगह पर हमें सारे इफेक्ट करने हैं। जबकि मैलिग्नेंट में क्या होता है, मैलिग्नेंट में वो सेल घूमती है बॉडी में। ठीक है, तो मासेस ऑफ प्लोरिफलेटिंग सेल, जिसे न्यूप्लास्टिक सेल कहते हैं, वो बन जाते हैं इसमें। ये बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करती है और ये फिर पूरी बॉडी के अंदर फैलती जाती है, और इस फैलने वाली चीज को बोलते हैं मेटास्टेसिस, रीच डिस्टेंट साइट्स एंड स्प्रेड। ठीक है, अलग अलग जगह पर जाकर स्प्रेड होती है, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी की मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है जो, ठीक है, फैलने वाली। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉसेज ऑफ कैंसर। कैंसर किस वजह से हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं कार्सिनोजेंस की वजह से, वायरस की वजह से, जीन्स की वजह से। कार्सिनोजन कौन है, तो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदलते हैं कुछ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो कि कार्सिनोजन कहलाते हैं, जैसे कि टोबैको हो गया। टोबैको जो होते हैं लंग्स वायरस कर देते हैं, थ्रोट में कर देते हैं। ठीक है, केमिकल कार्सिनोजेंस इन टोबैको स्मोक इज कॉज ऑफ लंग कैंसर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि टबैको के अंदर कार्सिनोजन होता है जिसका नाम है मतलब जो एक केमिकल है और जो कि लंग कैंसर करता है। ठीक है, वायरस होते हैं ओंकोजेनिक वायरस, जिनके अंदर जीन होते हैं ओंकोजीन, ओंक जीन भी कह देते हैं इन्हें। ठीक है, जीन्स कुछ नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करने वाले कुछ जीन्स होते हैं जिन्हें सेलुलर ओंकोजीन, सीओंक या प्रोटो ओंकोजीन्स भी कहते हैं। तो जीन्स यहाँ पर दो आए, ओंकोजीन्स जो कि ओंको वायरस में होते हैं, ओंकोजेनिक वायरस में होते हैं। ठीक है, और दूसरे सेलुलर ओंकोजीन जिन्हें प्रोटो ओंकोजीन भी बोलते हैं। ठीक है, इन सभी का काम है नॉर्मल सेल से कैंसरस बनाना। ठीक है, इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खत्म करना। आगे बढ़ते हैं, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन से, रेडियोग्राफी, एमआरआई और एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जो सीटी स्कैन होता है उसमें एक्सरे यूज होती है और 3D इमेज मिलती है हमें इंटरनल ऑर्गन की। रेडियोग्राफी में भी एक्सरे यूज होती है। एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम से पता लग रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज होती है। क्लियर है, ये सब कैंसर को पता लगाने के लिए होती है। फिर कैंसर को रोकने के लिए ट्रीटमेंट क्या है, रोकने के लिए सर्जरी करी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। रेडियोग्राफी क्या होती है, रेडियोग्राफी होती है जब हम क्या करते हैं,
मान लीजिए हमें पता है इस सेल की यहाँ पर कैंसर फैल रहा है, तो रेडियोग्राफी सिर्फ उसी को दी जाती है, बाकी सेलों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या होता है, टेक केयर ऑफ नॉर्मल सेल सराउंडिंग द ट्यूमर सेल। क्लियर। कीमो थेराप्यूटिक ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कैंसर सेल को मारने का काम करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती है उस पर्सन को जिसे कैंसर है कि वो उस सेल को मारने का काम करे, ठीक है। लेकिन इनके कुछ लॉस होते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बालों का उड़ना, एनीमिया वगैरह इनके रोग होते हैं। आप सभी जानते हैं कैंसर वाले पेशेंट्स के ज्यादातर बाल उड़े हुए होते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। भाई जागो ग्राहक जागो, अंदर कैंसर हो रखा है, लड़ो उससे। तो ये काम होता है अल्फा इंटरफेरोन का। तो ये क्या होते हैं, एक्टिवेट इम्यून सिस्टम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है ये, जो कि ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। फिर आ जाते हैं ड्रग्स के ऊपर। ड्रग्स होते हैं हमारे 3 टाइप के, ओपियोइड, कैनाबिनोइड, कोका एल्कलॉइड। सबसे पहले ओपियोइड की बात करते हैं। ओपियोइड क्या है, ओपियोइड होते हैं, इसके बारे में आपको मेन याद रखना है कि इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनके रिसेप्टर होते हैं। कहाँ से मिलता है ये हमें, तो देखिए पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट यानी पापावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से हमें मॉर्फिन मिलता है, और मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से हमें हीरोइन मिलता है। हीरोइन का दूसरा नाम है स्मैक, जो कि एक डिप्रेसेंट का काम करता है, डिप्रेसेंट होता है और हमारी बॉडी के फंक्शन को स्लो कर देता है। साथ ही साथ स्मैक के बारे में आपको याद रखना है कि ये व्हाइट, ऑर्डरलेस यानी बिना स्मेल वाला, बिटर यानी कड़वा सा क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। क्रिस्टलाइन मतलब नमक जैसा दिखने वाला, क्रिस्टल जैसा दिखने वाला। फिर बात करते हैं कैनाबिनोइड की। कैनाबिनोइड का रिसेप्टर हमारे ब्रेन में होते हैं, उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में थे, इसके ब्रेन में होते हैं। ये हमें कहां से मिलते हैं, तो कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं। कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं। इट्स लीफ, फ्लावर टॉप्स एंड रेजिन्स यूज्ड फॉर कौन कौन से ड्रग्स के लिए, मारिजुआना, हशीश, चरस और गांजा, इन सब के लिए। ये सब क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, और ये ओरल इंजेक्शन या इनहेलेशन से, यानी मुंह में खाए जाते हैं, इनहेलेशन सांस लेके लिए जाते हैं ये अंदर, ठीक है। फिर आते हैं कोका एल्कलॉइड या कोकेन के ऊपर, जिसे कोक या क्रैक भी कहते हैं। ये हमें मिलते हैं कोका प्लांट से, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है, यानी साउथ अमेरिका से ये आए हैं। ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामिन, उस पर इफेक्ट डालते हैं। यूजुअली स्नोट किए जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि हमें यूफोरिया की सेंस आती है। यूफोरिया मतलब सब कुछ अच्छा 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 ऐसा लगता है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और एनर्जी अच्छी फील होती है। एनर्जी अच्छी फील करने के लिए इसे एथलीट यूज करते हैं, ठीक है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो ज्यादातर ये यूज करते हैं। एक्सेस कोज हेलुसिनेशन, ज्यादा ले लोगे तो आपको लगेगा पता नहीं आप किस दुनिया में आ गए, ठीक है, हेलुसिनेशन हो जाएगी। उसके बाद एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा, 2 प्लांट्स के नाम लिखे गए हैं जो कि नोजेनिक प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। बार्बिटूरेट्स, एम्फिटामाइंस, बेंजोडायजेपाइंस, ये क्या है, ये कुछ और ड्रग्स हैं जो कि अगेन डिप्रेशन, इंसोम्निया वाले लोगों को दिए जाते हैं। जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है या नींद नहीं आ रही होती, उन्हें ये ड्रग्स दिए जाते हैं। कौन से, बार्बिटूरेट्स, एम्फिटामाइंस और बेंजोडायजेपाइंस, ठीक है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मॉर्फिन की, जिसकी एसिटाइलेशन से हमने अभी अभी बनाया था क्या, हीरोइन। तो मॉर्फिन क्या होती है, इफेक्टिव सीडेटिव होती है, पेन किलर होती है, यानी जब भी किसी की दर्द होती है, जब बड़ी बड़ी सर्जरी करवाई जाती है ना लोगों की, तो उस टाइम उन्हें मॉर्फिन दिया जाता है खाने के लिए, क्योंकि उससे उनका पेन कम उन्हें फील होगा। गिव टू पेशेंट अंडरगो सर्जरी, ठीक है। ड्रग के अंदर आपको एक और याद रखनी है, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी एक ड्रग का ही टाइप है। स्मोकिंग में हम टबैको जो होते हैं वो लेते हैं, जो कि एक एल्कलॉइड है, जिसके अंदर निकोटीन होती है। निकोटीन क्या करती है, आपकी एड्रीनल ग्लैंड को कहती है कि भाई एड्रीनलाइन रिलीज करो और नॉर एड्रीनलाइन रिलीज करो, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो जितने भी सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, स्मोकिंग करने वाले लोग होते हैं, उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी का ज्यादा चांसेस होता है, ठीक है, उन्हें ब्लड प्रेशर हाई रहता है। अच्छा, स्मोकिंग का एक और काम होता है, स्मोकिंग के अंदर से क्या करता है, आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। लेकिन स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने लग जाती है, जिससे कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी कम होती है। यानी कि अब क्या होगा, ऑक्सीजन कॉजिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन बॉडी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा पसंद होती है हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ना ही नहीं चाहेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ना चाहेगी, जिस वजह से बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूरे चैप्टर में बोले गए हैं, लेकिन कहीं पर मतलब पॉइंट्स जो थे वो मैं इकट्ठे ले आई हूँ आपके पास। डेंगू और चिकनगुनिया को कौन फैलाता है, एडीज मॉस्किटो, एडीज मच्छर फैलाता है। गैम्बूशिया फिश एक मछली है जो कि मॉस्किटो के लार्वा पर फीड करती है। तो अगर आपको मॉस्किटो के लार्वा खत्म करने हैं, ठीक है, एक तरीके से ये इन्फेक्शियस डिसीज को रोकने का तरीका है। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ईस्ट से यानी खमीर से बनाया जाता है। और सिरोसिस एक बीमारी है जिसके अंदर लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज को सिरोसिस कहते हैं, ठीक है। मेनली लीवर के लिए होता है। यहाँ पे मैंने पूरी कंप्लीट लाइन लिखी हुई है, देखिए, क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एंड लीवर, लीवर की ब्रैकेट में आएगा सिरोसिस। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा ड्रग, बहुत ज्यादा एल्कोहल लोगे तो उससे आपका जो लीवर है और जो आपका नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, और लीवर के लिए टर्म यूज होती है सिरोसिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो हो गया वो हो गया खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए क्या करना है भाई, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।